हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और भाषा क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या यूँ कह दें कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब करते हैं तो एक माध्यम होता है, और वो माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। हम विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वही क्या होता है? भाषा। हम लोग इसके इतिहास से लेकर के फिर संवैधानिक स्तर तक आएंगे, संवैधानिक विकास तक आएंगे, फिर अपने पास सिलेबस पर आ जाएंगे, जो है कि वर्णमाला से शुरू करेंगे। तो जो भाषा के बारे में तो पता हो गया ना। अब उसके बाद में एक शब्द आता है लिपि। क्या आती है? लिपि। तो लिपि क्या होता है? मतलब कोई भी भाषा जब लिखते तो एक संकेत लिखते हैं। अगर मैं अभी लिख दूं कि ये क्या है, तो सभी लोग बता देंगे एप्पल, मतलब ए है, ए फॉर एप्पल बता देंगे। अगर मैं ये लिख दूं तो अभी छोटे बच्चों से पूछो तो सभी लोग बताएंगे अ लिखा है, अ से अनार लिखा है ना। तो उस अ को हम इस संकेत में लिख रहे हैं। अब जरा बताना कि अगर मैं ये लिख करके बोलूं कि बताओ अ, तो ये कोई मानेगा इसको? नहीं ना। संकेत रूप क्या है? ये है ना। तो भाषा को जिस रूप में लिखते हैं, अर्थात भाषा लिखने की विधि, जो संकेत विधि है, जो संकेत रूप है, वही क्या है? लिपि है। समझ में आया? और हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है भाई? क्या है? देवनागरी। बस इतना याद रहे, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हम बोलेंगे देवनागरी। इसमें कोई दिक्कत? देवनागरी लिपि है हिंदी हमारा। ठीक। अच्छा, देवनागरी लिपि हो गया। उसी तरीके से जैसे पंजाबी का होता है गुरुमुखी, उर्दू का होता है फारसी, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में भी आया था सुपर टेट में, और हमसे गलती हो गया था, गलती जल्दी में हो गया था। वो क्वेश्चन दिया था कि हिंदी शब्द जो है किस भाषा से आया है। तो हमें ध्यान में नहीं था, हम सोचे हिंदी की उत्पत्ति किससे आई है, तो हमने लगा दिया संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ही इसकी आदि जननी है, संस्कृत से ही इसका विकास हुआ है। लेकिन ये जो हिंदी शब्द है, ठीक है ना, ये हिंदी शब्द किससे आया है? तो फारसी से आया है। किससे आया है? फारसी भाषा से आया है। किससे आया है? इतना क्लियर है? असल में उसका इतिहास कुछ इस प्रकार है कि ईरान वाले लोग जो है, हाँ, तो ईरान के लोग जो हैं वो हिंदी मतलब ह वहाँ पर उच्चारित नहीं कर पाते हैं अभी भी। जैसे उच्चारण नहीं हो पाता था ह का, तो ह की जगह वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, स की जगह वो ह बोलते थे, ये कहने का मतलब। तो अब जैसे कि ये क्या है हमारा, मैं कह रहा हूँ जैसे कि हम लोग जब इतिहास पढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो जैसे मैं बहुत कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये समझ लेना समझने के लिए कि ये हमारा, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, ठीक है ना, तो ये हमारा अगर भारत है, तो अगर ये हमारा भारत है तो भारत पे कौन सी नदी बहती थी भाई? यहाँ से लेकर के सिंधु नदी, है ना। तो ईरान के लोग जब आए तो वो यहाँ पे इसके किनारे जो लोग बसे हुए थे, ठीक है ना, उनको क्या करने लगे? सिंधु कहने लगे। क्या मतलब सिंधु कहेंगे ना, जैसे क्या है कि हम लोग कहते हैं ना राजस्थानी, बिहारी, बिहरिया ना बोलते हैं कि नहीं, एक क्या बना देते हैं संज्ञा बना देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बना देते हैं। तो उसी तरीके से जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो भारत ही वाले ही तो रहते थे, तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को क्या कहने लगे? वो लोग सिंधु कहने लगे। समझ में आया? और इनकी भाषा को क्या बोलने लगे? वो लोग अपने भाषा में सिंधी बोलने लगे। समझ में आया कि नहीं? तो सिंधी तो हिंदी, सिंधु से हिंदू शब्द आ गया कि मतलब जो भारत में लोग रहते हैं, अर्थात सिंधु नदी के किनारे रहते हैं, तो वो क्या है? हिंदू हैं। अब क्यों वो बोल रहे हैं स, लेकिन उनका उच्चारण क्या होता है? ह हो रहा है। तो अब हिंदू हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? हिंदी हो गया। वो भाषा कौन सी हो गई भाई? हिंदी। तो ईरान वाले ही तो बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब ये हिंदी जो शब्द है किससे आई है? फारसी भाषा से आई है। इतिहास कुछ इस प्रकार से है इसका। तो वहाँ पर स का उच्चारण नहीं हो पाता है, स का उच्चारण नहीं हो पाया, मतलब ह का उच्चारण होता है। जैसे अंग्रेज लोग भी ट बहुत कम बोल पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात आई, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, तो वो लोग रविंद्रनाथ ठाकुर उनका नाम है, रविंद्रनाथ ठाकुर ना, सत्येंद्रनाथ ठाकुर।
तो वो लोग ठाकुर को नहीं बोल पाते थे, तो टैगोर आने से रविन्द्रनाथ ठाकुर ठाकुर ऐसे बोलने लगे, तो ठाकुर से टैगोर आने लगा उनका। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। तो बस ये हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या याद रखना है कि हिंदी फारसी भाषा से आया हुआ है, फारसी भाषा का शब्द है, क्या है, हिंदी है। क्लियर है ना? अच्छा, अब भाषा भी समझ गए, लिपि भी समझ गए, ठीक है ना। भाषा के रूप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं ये बताना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया नहीं है? तो भाषा के रूप जरा बताना, तो कितने होते हैं, कितने होते हैं अंदाजा? 1 2 3 कितने? 18। 18 जो अभी है दिमाग में वो वाकई में बोली है, हिंदी की बोली है ना। बोलियां हैं 18 और उपभाषाएं 5 है। उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आता हुआ है। तो अब जैसे कि भाषा के हमने क्या बोला, रूप है ना। तो भाषा के रूप कितने हैं भाई? तो देखो, अगर मैं बात कहूँ किताबी बात, वास्तव में देने को तो 3 देता है, लेकिन अच्छा बताओ हम लोग क्या करते हैं? 2 ही का नहीं यूज करते हैं, या तो पढ़ते हैं या तो बोलते हैं। जैसे बोलते हैं सुनते हैं, ये अलग बात हो गई। कोई बोलेगा तभी दूसरा सुनेगा, है कि नहीं? पढ़ते हैं लिखते हैं, है ना। तो जरा ये जो मैं लिखा हूँ भाषा के रूप, तो मैं लिखा हूँ अपने हाथ से ना, तो ये भाषा का लिखित रूप है। कौन सा रूप है? और मैं जो बोल रहा हूँ अभी समझाने में, तो वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक। तो भाषा के मेरे हिसाब से कितने रूप हैं? 2 रूप। अभी मैं बताऊंगा कि तीसरा रूप है, तो उपयोगी जो होता है उस पर चर्चा करेंगे। भाषा के 2 रूप क्या हैं भाई? एक तो मौखिक, मेरी बात समझ में आ रही है, और दूसरा क्या है? लिखित। कोई दिक्कत? भाषा के 2 रूप है, ये मुख्य रूप मैं मानता हूँ, और होना भी चाहिए। बहुत दिनों से जितना भी मैं किताब पढ़ाया हूँ बोर्ड वालों में, वो इतना था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे या फिर कोई और विद्वान टीचर पढ़ाएंगे, तो वो 3 बताते हैं, और 3 होता भी है। अभी एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा। तो अगर मैं ऐसे मानूँ सामान्यतः, क्या मानूँ? ये देखो मुख्यतः है। अगर मैं कहूँ सामान्यतः, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कितने रूप हैं भाई? 3 रूप होते हैं। कौन कौन? तो 1 2 तो पता हो गया, ये तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ, सांकेतिक। क्या? सांकेतिक भाषा, है ना। देखिए भाई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और क्या है? सांकेतिक भाषा। क्यों नहीं जाते हैं जब गाड़ी चलाते हैं? तो अब जरा बताना कि ये ऐसे लाल हो गया, है ना, अब यहाँ पर एक ठो हरा हो गया, यहाँ पर पीला हो गया, बत्ती देता है कि नहीं? तो अगर हम मान लेते हैं कि ये रेड है, ये जलता है, ये येलो जलता है, येलो मतलब पीला जलता है, और ये क्या है? ग्रीन है ना। तो इससे हम समझ जाते हैं ना कि रेड मतलब रुकना है भाई, येलो मतलब वेट करो, ग्रीन मतलब चल दो। तो क्या वो बोलता है, रेड ऐसा बोलता है कि रुको रुको, ऐसा नहीं ना बोलता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि क्या है? रुकना है। तो ये रेड संकेत न कर रहा है, तो सांकेतिक भाषा हुआ कि नहीं? अच्छा, जैसे कि अगर कहीं जाते हैं, मान लो, ये बातें समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो कि ये है हमारा कोचिंग, है ना। अब यहाँ पर हमको आना है, यहाँ पर चलता है द बेंगलोर एकेडमी है, मान लेते हैं द बेंगलोर एकेडमी। तो अब क्या है, मान कर चलो कि यहाँ से तुमको आना है, ठीक है ना। अगर यहाँ से तुमको आना है तो तुम्हें पता नहीं है ना रास्ता, लेकिन अगर एक बोर्ड लगा करके मैं ऐसे दे दूँ द बेंगलोर एकेडमी की तरफ, तो ऐसे एक तो चिन्ह लगा रहता है ऐसे, है ना। तो समझ जाते हो ना कि ऐसे लगा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा, जब आ जाओगे तो ऐसे लगा रहेगा, है ना। और आगे जाना है तो ऐसे लगा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी आगे है ना। इसका मतलब क्या है कि इसे बाएं मुड़ना है, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि आ गया, है ना। अब कभी कभी देखोगे कि ये यू बन गया है ना, तो ये कहेगा यू टर्न, है ना। तो ये सब क्या है? संकेत है कि नहीं है? अब भाई अब जरा बताना, हमारे पीछे अगर गाड़ी आ रही है तो हॉर्न बजाती हैं, पों पों, तो हम क्या समझते हैं? अब वो पों पों बजाती है तो क्या हमें ये समझ में आता है क्या कि हट जाओ ऐसा बोलता है? लेकिन हॉर्न बजता है तो हम समझ जाते हैं कि हटना है, शायद पास मांग रहा है पीछे वाला, तो वो हम संकेत के रूप में समझते हैं ना। मतलब ये तीसरी भाषा भी निकल करके आ जाती है। तो इस तरीके से भाषा के कितने रूप हो गए? 1 2 और 3। लेकिन जब परीक्षा में ऑप्शन पर निर्भर करेगा तो हमें मुख्य रूप से कितने मानने हैं? 2।
ठीक, अब बताना इसमें से इन तीनों भाषाओं में से सबसे सरल भाषा कौन होगी, जो सबसे ज़्यादा समझ में आती होगी। मौखिक, अनपढ़ व्यक्ति रहेगा तो भी समझ में आता है, लेकिन सबसे कठिन इनमें से कौन सा होगा? सांकेतिक भाषा होगा कि नहीं भाई? सबको संकेत नहीं आता है। मान लो मुझे नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, भाई मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूँ, यू टर्न इसका क्या मतलब है ना, फिर भी मैं ये रेड वाला तो समझ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं समझा हूँ। तो मतलब क्या है, सांकेतिक भाषा क्या होता है? कठिन होता है। तो अगर बात कहे यहाँ से, तो सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? तो सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कठिन भाषा। क्लियर है? अब बात करूँ सबसे सरल भाषा तो कौन होती है? क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इसको समझ सकता है। समझ में आया? तो अभी तक तो हम लोग ये किए, अब इसके बारे में इतिहास पढ़ेंगे कि मतलब कहाँ से कैसे हुआ। तो इतना उतारना है तो फटाक से उतारो इसको। अब क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भाषा कौशल से, हालांकि तुम लोगों के एग्जाम में नहीं पूछेगा, पता नहीं पूछ देगा तो क्या होता है, भाषा के कितने कौशल होते हैं। तो स्किल क्या है, कौशल क्या है, मतलब भाषा को हम किस रूप में मतलब समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं एक तो क्लियर है, एक बोल दिए, बोलने का एक कला है ना, साफ साफ बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला तो क्या हो गया, भाषा के देखो 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? 4। बस ये याद रखना कि 4 कौशल होते हैं। पहला क्या है, मैंने कह दिया बोलना, है ना। पहला क्या हो गया? बोलना। अच्छा मैं बोलूँगा तो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो दूसरा क्या हो गया? सुनना। अच्छा अभी तुम किताब पढ़ते हो कि नहीं, तो कौन सी भाषा का रूप है? लिखित रूप है ना। तो मैं लिखना कह दूं, लिखना भी एक कला है कि नहीं है। और चौथा क्या भाई, लिखे हुए चीज़ को ही पढ़ते हैं ना, पढ़ना। ये 4 कौशल हो गए, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। अब जरा देख लो, फिर लिखना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हिंदी का जो विकास हुआ है उस पर बात करते हैं, है ना। हिंदी का विकास कैसे हुआ है बता दो जरा। तो हमें एक बात पता है और क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी की आदि जननी कौन है? वीडियो 2016 के एग्जाम में आया था यह क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो भाई संस्कृत है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। समझ में आया? तो अगर हम बात करें इसका हिंदी का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, ठीक है ना। हिंदी का विकास अब अपने से बनाकर लिख लेना, मैं कह दे रहा हूँ इसका विकास संस्कृत से हुआ है, लेकिन एक क्रम में हुआ है ना। मतलब संस्कृत इसकी हिंदी की क्या है? आदि जननी है। मैं बोल दूंगा, लिख लेना ना कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। आदि मतलब आरंभिक। तो अब इस अगर हम बात करें हिंदी मतलब संस्कृत, पहले संस्कृत से शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत के कितने रूप हुए थे या फिर प्रचलित थे? तो हिंदी के संस्कृत के 2 रूप प्रचलित थे प्रारंभ में। जब भाषा का विकास कब से शुरू हुआ है? लगभग जब से आर्य आए हैं तब से, है ना। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पिक्टोग्राफ था उसकी भाषा को क्या बोला गया है? पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। मतलब चित्रात्मक शैली का उसका भाषा था, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो मतलब कि भाषा की शुरुआत कब से होती है? जब हम लोग समझने लगे हैं, बोलने लगे हैं, मतलब आज तक जिसको हम पढ़ पाए, समझ पाए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम कहें कि संस्कृत से, पहली भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत की शुरुआत कब होता है? जब आर्य भारत पे आक्रमण करते हैं या फिर भारत में आर्यों का प्रवेश होता है। तो जब आर्यों का प्रवेश होता है तो फिर बाद में तो देखते हैं रचनाएं भी होती हैं। तो क्या क्या रचनाएं होती हैं आर्य के समय में? वेद का होता है, उपनिषद का होता है, पुराण का होता है। बाद में आते आते उसका लौकिक रूप जब हो जाता है तो क्या होता है? रामायण और महाभारत की भी रचना होती है। तो अगर मैं बात करूं, इसको तो मिटा सकता हूं ना मैं, अभी नहीं लिखे हो, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, मैं नहीं मिटा रहा हूं। तो संस्कृत के कितने अगर रूप है, अगर हम बात करें तो कितने हम बताए हैं?
2 बताए ना संस्कृत के, वो भाषा कौशल 4 है, लेकिन संस्कृत के कितने रूप हैं अगर हम बात करें, 2 रूप हैं। और वो 2 रूप कुछ इस प्रकार से है, जैसे हमने कहा कि किस किस की रचना हुई है, तो वेद उपनिषद हुआ है ना, तो उसको मैं बोल सकता हूँ वैदिक रूप, बोल सकता हूँ कि नहीं। और रामायण महाभारत लोक में होता है कि नहीं, जो अनपढ़ गवार हो वो भी बोलेगा, मतलब कि रामायण सुन करके वो क्या बोलेगा, कोई भी उनको मतलब दोहा वगैरह चौपाई वगैरह याद हो जाता है सुनते सुनते, तो वो लौकिक रूप है जो लोगों में प्रचलित हो, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ तो दूसरा क्या हो गया, लौकिक रूप। तो संस्कृत के 2 रूप है ना। अब जरा बताना वैदिक रूप में क्या है भाई, वेद उपनिषद, है कि नहीं, उपनिषद। चलो इतना ही काफ़ी समझना है हमें ना बस। और इसमें क्या है, रामायण महाभारत बोल सकता हूँ ना भाई, आम जनमानस में तो यही है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको रामायण महाभारत, रामायण ऐसे ही याद है पूरा, तुलसीदास का रामचरितमानस, बिना पढ़े अनपढ़ लोगों का हम बात कर रहे हैं ना, जिनका सुनोगे तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सभी ताड़ना के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी। अब क्या वो पढ़ने गए हैं, है ना। गांव में आदमी लोग भी कहते हैं जो अशिक्षित है, इसका मतलब क्या है, वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये लौकिक रूप है, लोगों में भी क्या है, प्रचलित है। तो संस्कृत के ये 2 रूप हैं, वैदिक रूप और लौकिक रूप। वैदिक रूप उसे कहेंगे जिसमें वेदों की रचना हुई है, उपनिषद की रचना हुई है ना। और लौकिक रूप उसमें कहेंगे जो रामायण और महाभारत की रचना हुई है। अच्छा, जब आर्य समाप्त हो जाते हैं फिर उसके बाद में किसका उदय होता है, अगर धार्मिक रूप से कहें तो आर्यों के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही आते हैं ना। तो जब बौद्ध धर्म आते हैं तो उनकी कौन सी भाषा होती है, तो उनकी लौकिक भाषा रहती है। लौकिक भाषा मतलब आम जनमानस में जो भाषा है वो भाषा है, क्योंकि संस्कृत आर्यों की भाषा देववाणी भाषा कहा जाता है, कठिन भाषा मानी जाती थी। अब क्या है कि इसको अब बौद्ध धर्म जब पढ़े होंगे तो पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म की कैसी भाषा है, बता दो जरा, पाली है ना। तो पाली भाषा मतलब संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास होता है, पाली। अब पाली के बाद फिर जैन धर्म आता है ना, तो जैन धर्म के बाद वो किस में होता है, तो प्राकृत भाषा, है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या है, धीरे धीरे आम जनमानस में क्या है, हाँ, परिवर्तन, भाषा का बदलता हुआ रूप। भाषा देखिए अपने स्वरूप को बदलती रहती है, भाषा अपने स्वरूप को बदलती रहती है। तभी तो संस्कृत से आज हिंदी पर आ गए, हिंदी से भोजपुरी पर आ गए, है कि नहीं। भोजपुरी, अवधी, मगही, बघेली सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बात कहाँ से, संस्कृत से शुरू हुई है। संस्कृत से क्या आया, पाली से क्या आया, फिर इसके बाद क्या आता है, अपभ्रंश आता है। क्या आता है, अपभ्रंश, है ना। फिर अपभ्रंश के बाद क्या आता है, देखिए किताब में दे सकता है 2 चीज़ें, एक तो देता है सौर सेनी अपभ्रंश, या एक होता है अवहट्ट, है ना। जरा देख लेना बुक में, लुसेंट वगैरह में क्या दिया है, अवहट्ट मैं लिख दे रहा हूँ, है ठीक ना। लेकिन यहीं पर क्या हो सकता है, ये लिख सकता है सौर सेनी अपभ्रंश। मेरी बात समझ में आ रही है, अपभ्रंश। तो ये भाषा का परिवर्तित रूप है। अंत में हम क्या बोल सकते हैं भाई, हिंदी, ठीक है ना। तो मतलब आदि जननी हिंदी की क्या है, तो हमें पता है संस्कृत है कि नहीं, संस्कृत है। ये देखो आदि जननी तो संस्कृत है, क्योंकि इसी से ये बना हुआ है भाई, सबकी आदि जननी संस्कृत है। लेकिन अगर हम यूँ बात कहें कि हिंदी का जो सबसे मतलब हिंदी जो निकल करके आई है वर्तमान में, तो यह अवहट्ट बोलेंगे या फिर सौर सेनी अपभ्रंश। ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अपभ्रंश। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये विकास समझ में आया, है ना। तो भाषा कौशल पढ़ लिए, हिंदी का विकास पढ़ लिए। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत के 2 रूप प्रारंभ में थे, मतलब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, या बोल सकते हैं वैदिक रूप, लौकिक रूप। तो इसमें वेद और उपनिषद, इसमें रामायण और महाभारत। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आर्यों के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म। वो लोग अपने धर्म का प्रचार जिस भाषा में कर रहे थे उसे हम क्या बोले, प्राकृत। और जैन धर्म वालों को क्या बोले, अरे पाली, फिर प्राकृत, है ना।
इस तरीके से अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप, तो उसी का बिगड़ा हुआ रूप अंत में आते आते क्या हो गया हमारा हिंदी। तो इस तरीके से विकास हुआ है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी की आदि जननी क्या है, और ये ऑप्शन में के साथ साथ संस्कृत भी दिया था। तो आदि जननी की बात करें तो कौन सी होगी, संस्कृत। आदि मतलब प्रारंभिक, समझ में आए, कॉपी करो फिर आगे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। लिख लेना कि संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती है, बस। अच्छा, अब हिंदी का जो है हम लोगों के पास उपभाषा और बोलियां है ना। तो हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं भाई, 5, और बोलियां कितनी हैं, 18, है ना। तो अच्छा, ये बोलियां क्या है, उपभाषा क्या है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्लियर है, जैसे कि पढ़ते हैं ना, सूचनाओं का आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान तो भाषा हो गया। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक बड़े पैमाने पर बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, और एक क्या होता है, बस कुछ ऐसी भाषाएं जो एक सीमित क्षेत्र में हैं, है ना। सीमित क्षेत्र का मतलब क्या है कि मानकर चलो कि भोजपुरी का बहुत बड़ा दायरा नहीं ना, पूरे भारत में नहीं ना बोला जाता है कि नहीं, गांव में बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें भोजपुरी, तो आपके बिहार में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है वहाँ पर बोला जाता है। तो अगर भाषा का एक सीमित क्षेत्र हो जाए तो वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। भाषा का सीमित रूप क्या हो जाएगा, सीमित क्षेत्र, रूप नहीं, सीमित क्षेत्र क्या हो जाएगा, बोली। अगर एक सीमित क्षेत्र में कोई भाषा बोली जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बोली। लेकिन वही बोली का जो विस्तृत रूप होगा वो क्या हो जाएगा, भाषा। समझ में आया। और जब किसी बोली में हम रचना करने लगते हैं, साहित्यिक रचना करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उपभाषा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन हम लोग अगर साहित्यिक रचना हो गई बोली की, तो उपभाषा के बजाय धीरे धीरे भाषा बोलने लगते हैं। जैसे कि जब कक्षा 10 में या 12 में जब पढ़ रहे थे, तो रचना जैसे कि दे देता था, एक दोहा या चौपाई दे दे, उसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के बाद उसमें बोलते थे ना, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भाषा शैली जब लिखते थे कि नहीं। तो उसी तरीके से है। तो बोली का सीमित क्षेत्र होता है। जब कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे हम बोली कहते हैं। और जब बोली में कोई साहित्यिक रचना होने लगे तो क्या हो जाती है, उपभाषा। समझ में आया। तो हिंदी में कुल कितने उपभाषा हैं, 5, और बोलियां कितनी हैं, 18। ये क्वेश्चन अभी शायद हमें लगता है टेट वाले में आया था, क्या ध्यान से देखे नहीं, लेकिन आया था बोली से। अब मेरी बात समझ में आ गई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए क्या है, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, खड़ी बोली जिसको क्या बोलते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ठीक, और राजस्थान में भी कुछ हद तक बोला जाएगा, मध्य प्रदेश में बोला जाएगा। खड़ी बोली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कन्नौज के क्षेत्र में बोला जाएगा, जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से ये हमें याद होना चाहिए कि कौन सी बोलियां किस उपभाषा में आती हैं। जैसे कि खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, कौरवी, याद रहे। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी किस में बोली जाती है भाई, पश्चिमी हिंदी है ये, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है। अब राजस्थानी में, राजस्थान में तो याद नहीं करना पड़ेगा, मान लो, है कि नहीं। जयपुर, जयपुरी, है कि नहीं। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की, तो जयपुरी दिख रही है। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, राजस्थानी भाषा झलक रहा है कि नहीं, है ना। एक तो टीचर हैं, उनका नाम ले लेते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, क्या नाम है, कोई A.K. चौधरी हैं शायद, हमें लगता है A.K. चौधरी, कोई अड्डा करके है, वो कहते हैं मारवाड़ी ट्रिक है, वो राजस्थान के हैं, कहते हैं देखो ये मारवाड़ी ट्रिक है। तो मतलब राजस्थान की ये 4 बोलियां हैं, ठीक है ना, राजस्थानी हिंदी की, ठीक है। अब ये क्या है, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, ठीक है ना। इलाहाबाद, लखनऊ में ये सब अवधी बोली जाती है हम लोगों की। और ये छत्तीसगढ़ में, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तीनों में बोली जाती है। अच्छा, इसको याद कैसे, इसको याद करने का कोई ट्रिक तो चाहिए नहीं। देखो जयपुरी है, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, ठीक है ना। ट्रिक यूट्यूब पर खूब सारे बनाए हुए हैं, जैसे न याद हो तो देख लेना, ठीक है ना। क्या तो बनाते हैं सब,
छोड़ो, जैसे ये पूर्वी हिंदी में है, ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ में बाघ आधे हैं। ऐसे ट्रिक हमको जमाने का याद था तो बता दे रहे हैं, नहीं तो ट्रिक भी चाहिए तो ढूंढ लिया जाएगा, क्या करना है। तो छत्तीसगढ़ में बाघ आधे हैं, तो पूर्वी छत्तीसगढ़ में बाघ आधे हैं। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। अवधी आधे से अवधी हो गया, बाघ से बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ का तो याद ही छत्तीसगढ़ी, ठीक है नहीं। अब बिहारी का तो कुछ सोचना है नहीं, बिहारी में भोजपुरी, इसको तो आँख बंद कर देंगे। और मगही, मगही पान याद है ना, तो वो भोजपुरी है। मैथिली हमें लगता है 1 2 3 याद नहीं करना है कि नहीं, आराम से याद हो जाएगा। और जो पहाड़ी वाला है इसको और पश्चिमी वाले को एक बार देख लेना। पहाड़ी में क्या है, नेपाली है, ठीक है ना। और उसके बाद में गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। देखो अगर इसको गिनेंगे तो कितने होंगे, कि इसमें कितने हैं, 5 4 9 3 12 3 15 3 18, कुल 18 बोलियाँ हो गई ना। और इसमें 5 उपभाषाओं में 18 बोलियाँ, पहाड़ी में नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है ना। कभी कभी जब पेपर कठिन बनाना होता है तो वो लोग क्षेत्र पूछ देते हैं, मैंने क्षेत्र नहीं लिखवाया है, और लिखवा भी दूंगा तो याद होने वाला नहीं है। देखो मैं अपना व्यक्तिगत रूप बताऊँ तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि कितने क्षेत्र में कौन कौन सा बोल जाता है, कुछ ही का याद है। जैसे अवधी का बताया, ब्रज भाषा का बताया, कन्नौजी का बताया, है ना, खड़ी बोली का बताया, और जयपुरी का तो ये तो याद है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि और जगहों पर बोले जाते हैं, एक एक जिला, तो जिला हमको इतना याद नहीं है। अगर लिखवाने की बात होगी तो वो भी बुक से लिखवा दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत कम। जैसे कि यूपी SSS का एग्जाम जब होता है, कठिनाई लेवल बढ़ाना होता है लोगों को, तब पूछते हैं। बाकी यूपी पुलिस के लिए वगैरह इन सब के लिए, SSC GD के लिए इतना घुस करके इतना अंदर तक पूछते नहीं है। लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए। समझ में आया, इसको मिटा सकते हैं।